हमारे मुख्य वक्ता जुड़ गए हैं, डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार अभिनंदन, त्रिपाठी जी। बहुत बहुत सर आपको प्रणाम। और भारत की नमस्कार। नमस्कार। आप भारत की धरती से आपको कैसे बहुत हैं? बहुत। डॉक्टर विवेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रणाम सर। आपकी आवाज आ रही है सर, मेरी बिल्कुल। आवाज जा रही है? हाँ, ठीक ठीक, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट है। सर भी अभी जुड़े थे, फिर जुड़ जाएंगे। सर हम लोग का कितना अंक हो गया? हम लोग 2.5 बरस, हम लोगों के अंकों की संख्या अब 2.5 बरस में जितना हो वो उतना हो गया है। बहुत विशाल जनसंख्या वो हो गया है हाँ हमारे। तो 100 अंक से अधिक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम लोग पोस्टर पर लिखते चले कि कौन सी कड़ी चल रही है, ठीक तो है, आसानी होगी गिनने में। इसके इसके बाद हम आरंभ कर देते हैं। इसके बाद से हम लोग गिनते चलेंगे 122वीं कड़ी, 123वीं कड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो आप चीन में हैं कि भारत में आ गए? सर मैं आया हूँ 1 हफ्ता के लिए भारत में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो तब क्या पूछना, इसीलिए आपका कॉल आया था। आज हम जी लोग इलाहा केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भारत के हैं वो पुरानी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। जी तो एक तो मैं यहाँ आक्टा का उपाध्यक्ष हूँ, इलाहाबाद जी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, तो उसमें जाना था। और आज जी विश्वविद्यालय स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा था, उसका आरंभ था, तो सारे प्रोफेसर्स की उपस्थिति अनिवार्य थी। तो उसी में हम जी रास्ते में थे जब आपका फोन आया था। जब इन्होंने कहा, जब मेरे पीछे एक बालक बैठे थे, उन्होंने कहा कि सर इस पर कॉल है। हमने कहा कि विवेक जी का कॉल होगा तो वो व्हाट्सएप कॉल होगा, और नहीं तो अगर इस तरह कॉल आ रहा है तो भारत में आ गए हैं। जी। कल ही आया सर, एक कार्यक्रम था जी जी। कलकत्ता में, तो फिर मैं आ गया घर और फिर बुधवार को लौटूंगा। सर जुड़ सर आ चुके। गए। हाँ सर आ गए। सर अब आवाज पहुंच रही है? आ रही आपको आवाज आ रही है। सबको नमस्कार। अरे जी आपका प्रणाम सर। बहुत 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 अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत इस बहुत धन्यवाद सर, इस आभार आपका। इस भारत की धरती से, भारत की वसुंधरा से, और वो भी प्रयागराज से, बहुत बहुत संगम आभार। संगम की नगरी से, महाकुंभ की नगरी से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार स्वागत। सर। बहुत बहुत आभार आपका। और त्रिपाठी और कैसे हैं? बहुत विवेक मणि बढ़िया है सर। त्रिपाठी जी जी कैसे हैं? ठीक हूँ सर। कल ही हाँ भारत वापस कैसे? आया हूँ, फिर अगले हफ्ते इस हफ्ते ही जाऊंगा फिर वापस चीन। अच्छा, भारत में है अभी आप। अच्छी बात। जी कुछ विशेष वजह या ऐसे ही किसी काम से आए? सर, 1-2 कार्यक्रम था सर। अच्छा। ओ बहुत जी अच्छा। 1-2 सेमिनार था तो उसी में आए। तो अभी छुट्टी चल रहा है हमारे यहाँ चीन में ना, नेशनल डे का 1 हफ्ते का। ओके। जी जी। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं घर घूम आता हूँ। सर हम लोग के इस कार्यक्रम की सर 2.5 साल हो गए। ओ तो कम बहुत। से कम 125 से ज़्यादा कड़ी हो चुकी है। और मुख्यतः सर हम लोग हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर केंद्रित किए हैं। और अखिलेश सर के नेतृत्व में सर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 2.5 साल से निरंतर रहना या एक बड़ी उपलब्धि है हम सभी के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये सही बात भी है कि हम भारतीय जी सभ्यता और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाएं। कुछ अनछुए अपने पहलू में हैं जी उन तक अपने में जुड़िए तो पहुंचे। दिखाइए हमको। जी। और तो सर ये एक आपका बड़ी विशेष बात आभार सर। मैं आपको हमेशा परेशान करता हूँ कि यहाँ है। समय क्या दे बात दीजिए, है? वहाँ समय दे दीजिए, और हर बार मुझे समय मिल जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये हम लोगों का सौभाग्य और सर की उदारता है कि हम लोगों को सहज उपलब्धता करा देते हैं। अखिलेश सर सादर प्रणाम। प्रणाम भावेश जी। विवेक सर को प्रणाम। जी नमस्कार भावेश जी। विजय सर, आप डॉक्टर विजय कुमार सिंह लोक पहल के संयोजक और स्वदेशी जागरण मंच के संघ के बड़े उत्तरदायित्व के कार्यकर्ता हम लोगों से जुड़ गए हैं। हाँ, हम लोगों के लोक पहल के संयोजक हमारे बीच आ गए हैं। और सर डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी मॉरिशस से जुड़ चुके हैं। मैं केवल डॉक्टर साहब, और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, लोक पहल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महामना पंडित महदन मोहन मालवीय, पूज्य राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी, और पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है, हमारे वैचारिक प्रेरणा स्रोत है, जिस पर लोक पहल अपना कार्य करता है।
लोक पहल के संयोजक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर वीके सिंह साहब हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, जिनकी संघ आयु 40 वर्ष से अधिक है, और आप संघ के आर्थिक प्रकल्प स्वदेशी जागरण मंच के पूर्वी क्षेत्र जो बनता है गोरक्ष प्रांत से, काशी प्रांत से, अवध प्रांत से और कानपुर प्रांत से, उसके आप विचार प्रमुख हैं। और इस लोक पहल को बहुत ही तन्मयता के साथ, जिनके नेतृत्व में लोक पहल अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रचारित और प्रसारित करता है, उसके नेतृत्व करता है। इसके अतिरिक्त श्रीमान प्रोफेसर आलोक चौहान सर, डॉक्टर संतोष सिंह जी जो बीएचयू के सरसुंदर लाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इसी के साथ जो हमारे मीडिया सेल को और इस व्यापक मंच को सजाते संवारते हैं, ऐसे डॉक्टर आलोक चौहान सर मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं। तो हमारा यह फलक बहुत व्यापक है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का, उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, उनके राष्ट्रवाद का, उनके सनातन हिंदू जागरण के संदेश को पूरे भारत में प्रचारित और प्रसारित करना इस लोक पहल का श्रेय, प्रेय और पाथेय है, पुनीत कर्तव्य है कि हम जन जन तक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नीतियों का लगातार प्रचार प्रसार करें। और यह लोक पहल, मुझे कहने में बहुत अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा था। मेरे साथ मेरे बहुत प्रिय अनुज क्वातांगो विश्वविद्यालय चीन से डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी ने जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा सर कितने ये कौथी कड़ी होगी, इस पर हम अब अगले अंक से अपना नाम करेंगे। तो जो ज्ञात वीडियो हैं, अज्ञात वीडियो हैं, बहुत वीडियो हमारे प्रसारण में नहीं आ पाए, लेकिन हमारी 2.5 वर्षों की यात्रा है। तो ये हमारी कड़ी लगभग 120वीं 30वीं कड़ी होगी और अनवरत प्रयास करता है। मैं चाहूंगा कि ये मेरी वैचारिकी आगे बढ़े, उससे पहले हमारे लोक पहल के संयोजक माननीय डॉक्टर वीके सिंह साहब जुड़े हुए हैं, उनका एक संक्षिप्त उद्बोधन हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, अपने अतिथि का परिचय कराने में हम सबको बहुत सहायता होगी। डॉक्टर विजय सर। नमस्कार। बहुत आसानी से अखिलेश जी ने कह दिया कि 2.5 साल का हम लोगों का जो है काम है और बहुत बढ़िया चल रहा है। इसके पीछे की कठिनाइयां उन्होंने हमको नहीं महसूस होने दी और इस वैचारिकी को 2.5 साल से निरंतर कैसे चला रहे हैं, उन कठिनाइयों को अगर निराकरण में हमारी जानकारी में कोई योगदान दे रहा है तो विवेक मणि जी का योगदान है, न कि हमारा। और इन दोनों लोगों की पहल का परिणाम है कि आज डॉक्टर शुभंकर जी जैसे विद्वान इस मंच पे आए हुए हैं और उनको सुनने के लिए भारत के लोगों को अवसर आप लोगों की वजह से प्राप्त हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ही अनवरत ये बढ़त तभी मिलती रहेगी जब ऐसे विद्वानों का और ऐसे अनुभवी लोगों का सहयोग और सानिध्य लोक पहल को मिलता रहेगा। बड़ी खुशी मिली आप सब लोगों के साथ इस बात को साझा करते हुए कि लोक पहल अपने आप में कुछ नहीं है बिना अपनों के सहयोग के, और ये पहल कोई किसी व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा या उत्कंठा का नहीं है। ये देश की सनातन संस्कृति की रक्षा में आ रहे बाधाओं को दूर करने के लिए सबकी सामूहिक सोच की पहल है। तो इस पहल को बढ़ाने में आप सब लोगों के जो शुभाशीष मिल रहा है, उसमें और हम बाधा बनने के बजाय हम यही चाहेंगे कि हम डॉक्टर शुभंकर मिश्रा जी को सुने और सुनने के बाद में अपने सारे श्रोताओं से अपेक्षा करेंगे कि उसको जन जन तक पहुंचा के सनातन संस्कृति को मजबूत करने में जितना योगदान कर सके उस योगदान को पूर्ण करेंगे तो लोक पहल का अपना अस्तित्व भी बढ़ेगा और साथ में मजबूती भी आएगी और हम लोगों के महत्व को कोई नकार नहीं पाएगा, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बड़प्पन होता है कि आपके जो अनुज लोग हैं उनको श्रेय देते हैं। इसकी पूरी संरचना करना आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारत में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी उत्तरदायित्वधारी कार्यकर्ता हैं उनसे आपका निकट आत्मीय संबंध है और उसी आधार पर उन्हीं के निर्देशन पर
आपने इस लोक पहल को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य किया। उसका आरंभ भी प्रयागराज की धरती से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ संघ चालक पूज्य रज्जू भैया की पुण्य तिथि पर प्रारंभ किया था, और यह आज अपना राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर चुका है, आकार और स्वरूप ले चुका है। आपको बहुत बहुत सारा आत्मीय आभार, आपका बड़प्पन होता है कि आप बिल्कुल नींव की ईंट हैं। आपने लोक पहल को ढाला है, लोक पहल को खड़ा किया है, और उसमें इतना अपने आपके नेतृत्व में उसको इतनी ऊर्जा मिलती है कि वह निरंतर इस राष्ट्र के याज्ञिक अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहा है। बहुत बहुत आपका आभार, और आपकी उपस्थिति ही हम लोगों में ऊर्जा का संचार कर देती है। और मैं आता हूं, हम लोगों के साथ डॉक्टर विवेक मणि जी जुड़े हुए हैं, और वो सर का विधिवत परिचय प्रस्तुत करेंगे मॉरिशस में भारतीय संस्कृति, और निश्चित रूप से मॉरिशस की भारतीय संस्कृति है और किस तरह भारत से मॉरिशस का जुड़ाव होता है, उस विषय पर भी प्रवर्तन और हमारे मुख्य अतिथि का परिचय भी प्रस्तुत करेंगे वातांगो विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर विवेक मणि त्रिपाठी जी। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी को। बहुत बहुत आभार सर। आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, भावेश द्विवेदी जी, एवं हमारे इस मंच से जुड़े हुए सभी सनातन भारतीय संस्कृति प्रेमियों, आप सभी का को सादर नमस्कार। यह मेरा विशेष सौभाग्य है कि मुझे विजय सर का, अखिलेश सर का, शुभंकर सर का हमेशा आशीर्वाद मिलते रहता है। और आज हम लोग जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी एवं मैथिली के सिद्धस्थ लेखक, अनुवादक एवं प्रसिद्ध विद्वान हैं। इनकी बुक ट्रस्ट से प्रकाशित है। आज कल परसों केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा प्रकाशित है। मृत्यु मेरे द्वार पर, बच्चाक भाषा व अध्यापक, अजगुत ग्राहक दंत कथा, हम होंगे कामयाब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर इन्होंने लिखी हैं। इनकी जो मौलिक कृतियां हैं उसमें मैं अर्वाचीन संस्कृत, विविध आयाम, ज्ञान विज्ञान के अग्रदूत आर्यभट्ट, भारत के महान वैज्ञानिक, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली आदि इन्होंने प्रकाशित पुस्तकें हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति पर बोलने वाले जो हमारे वक्ता हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति को जिया भी है, उसमें लिखा भी है, पढ़ा भी है और आत्मसात भी किया है। इसके अलावा जो डॉक्टर मिश्र जी की लगभग 100 से अधिक आलेख एवं शोध आलेख विभिन्न पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं, हो चुके हैं। जैसे प्रकाशन विभाग भारत सरकार के तो कहाँ से, साहित्य अकादमी से, केंद्रीय हिंदी निदेशालय जिसकी पत्रिका भाषा है वहाँ से, आदि से बहुत सारे इनके 100 से अधिक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर मिश्र नई दिल्ली से भी लगभग, आकाशवाणी नई दिल्ली से भी लगभग 3 साल तक बतौर हिंदी समाचार जुड़े रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत सरकार के शिक्षा विभाग के विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति पर अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व डॉक्टर मिश्र शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त निदेशक एवं प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय भारत सरकार में प्रभारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। और वर्तमान में डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी भारत सरकार एवं मॉरिशस सरकार की द्विपक्षीय संस्था विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में उप महासचिव के पद पर कार्यरत हैं तथा वहाँ पर सचिवालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यह हमारा सौभाग्य है कि सर ने हमें समय दिया और हमसे जुड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज जो हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति इतनी व्यापक है और इतनी समृद्ध है। विश्व में बहुत सी संस्कृतियों का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन अधिकतर संस्कृतियों का जो प्रचार हुआ वह या तो तलवार के बल पर हुआ या धन के बल पर। लेकिन पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार न धन के बल पर हुआ है, न तलवार के बल पर हुआ है, और पूरे विश्व में, पूरे एशिया में हमारा प्रचार प्रसार हुआ है। तो यह हमारी जो सनातन संस्कृति का
भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार का यह विशेष महत्व है। मॉरिशस जो पहले पुर्तगालियों का अधीन रहा, फिर डचों के अधीन रहा, हॉलैंड के जो राजा थे मॉरिस, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम मॉरिशस पड़ा। फिर फ्रांस के अधीन आया, फिर अंग्रेजों के अधीन आया, और फिर अंग्रेजों ने यहाँ से भारत से 1834 ईस्वी में हमारे जो गिरमिटिया मजदूर बिहार से, उत्तर प्रदेश से लेकर ले जाने शुरू किए कि एक जब यहाँ से हमारे भारतीय मजदूर जा रहे थे जहाज में लद लद के, वहाँ पर उनको ले जाया जा रहा था मॉरिशस में खेती के लिए, गन्ना उगाने के लिए। तो उनके पास वस्त्र भी नहीं थे पूरे, और लेकिन उनके पास था क्या, संबल क्या था? तो उनके पास रामचरितमानस था, हनुमान चालीसा था, रामायण की पोथी थी, महाभारत की पोथी थी, और इनको लेकर जो हमारे पहला दल गया 1834 में 36 अप्रवासी भारतीयों को, और जिस जगह उतरा उसको अप्रवासी घाट कहा जाता है वहां पर। और उस दिन से भारतीयों की जो एक तरह से उनको दास की तरह वहां पर व्यवहार किया गया, दास की तरह के रूप में उनका उपयोग हमारे भारतीयों किया गया, और वे भारतीय लगभग 4.5 लाख भारतीय वहां पहुंचे, और वे भारतीय आज वहां पर शीर्ष पदों पर विराजमान है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और इतने दिनों से, कई पीढ़ियों से उनकी जड़ें कट चुकी हैं भारत से, फिर भी वे सनातन संस्कृति को वहां पर बचा कर रखे हैं। अभी भी वहां पर शाम के समय बैठक होती है, रामचरितमानस का पाठ होता है, हर घर के सामने मंदिरें वहां पर हैं। वैसे वर्तमान समय में वहां पर भी धर्मांतरण का खेल शुरू किया जा रहा है और हिंदुओं को धर्मांतरित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां की जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो हिंदुओं की है। और जिस तरह से वहां पर अभी भी भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का वहां पर अभी तक बचा कर रखा है, जो 2-3 पीढ़ी से भी भारत नहीं आए हैं, कर चुके हैं, यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए, सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। और संस्कृति पर हम लोग आज ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि जो संस्कृति होती है वह किसी भी देश की आत्मा होती है, किसी भी सभ्यता की आत्मा होती है। तो हमें यदि किसी सभ्यता को, किसी संस्कृति को जानना है तो निश्चित रूप से उस आत्मा को जानना है, किसी सभ्यता की, देश की, तो निश्चित रूप से वहाँ की संस्कृति को जानना होगा। और मॉरिशस की संस्कृति भारतीय संस्कृति है, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। अब विशेष रूप से हमारे समक्ष इस विषय के जो आधिकारिक विद्वान हैं उन्होंने हमें समय दिया है, हम उनको सुनेंगे। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर परिचय के लिए और विषय प्रवर्तन के लिए डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। आप विद्वान आदमी हैं और हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ हैं, कवि हैं, समर्थ समीक्षक भी हैं, और तुलनात्मक भाषाओं का अध्ययन है और कई भाषाओं का आपका अध्ययन है। विश्व साहित्य की एक तरह से आप युवा धरोहर हैं। मैं आज हम लोगों का जो विषय है, जिस पर पाठ्य हम सबको को प्राप्त होगा, डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, जिनका विधिवत परिचय हमारे विवेक मणि त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किया है। आप आकाशवाणी से भी जुड़े हुए हैं। आपका, मुझे लगता है कि हम लोगों ने आपकी आवाज सुनी है, आंखें बंद करेंगे तो अभी आपकी आवाज आकाशवाणी से वो गूंजने लगती है। तो ऐसे हमारे शुभंकर मिश्र हैं। भारत की दुनिया में एकमात्र संस्कृति है, सभ्यता के बाद जब संस्कृति के रूप में उसका रूपांतरण होता है, तो भारत दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जिसको ये गौरव प्राप्त है कि विश्व की सारी सभ्यताएं मर गई, उसके अनुयायी उसकी जीवन शैली का अनुकरण और अनुसरण करने वाले नहीं रहे, लेकिन केवल एक सनातन संस्कृति है जो हजारों वर्षों के बाद उसके अनुयायी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला परात की घाटी में अनेकानेक सभ्यताएं हुई, लेकिन उसके अवशेष मिलते हैं, उसकी जीवन शैली के वाहक नहीं मिलते हैं, उसके अनुसरणकर्ता नहीं मिलते हैं, उसके पक्षपोषक नहीं मिलते हैं जो आज भी उसे जीवंत बना सके। यह गौरव भारत की संस्कृति को प्राप्त है। 183 वर्ष पूर्व औपनिवेशिक शासनकाल में भारत से गए हुए गिरमिटिया मजदूरों के माध्यम से हमारी सभ्यता और संस्कृति मॉरिशस में हिंद महासागर के उस तट पर पहुंचती है, जिसमें 48% लगभग आबादी हिंदुओं की है, 32% क्रिश्चियन है और 17% मुस्लिम आबादी है। इसलिए वहां पर भी होली है, दशहरा है, दिवाली है, दुर्गा पूजन है, और साहित्य में भी राम है, साहित्य में भी कृष्ण है। एक अद्भुत देश जिसे हम लघु भारत कर सकते हैं। किस तरह उसका
भारतीकरण हुआ है, जिसे हम भारत की संस्कृति कहते हैं, किस तरह वह भारत, एक छोटा सा भारत, एक लघु भारत वहाँ स्पंदित होता है। मैं आमंत्रित करता हूँ आज के आधिकारिक विद्वान और जिनकी आवाज आकाशवाणी से लाखों करोड़ों लोगों ने हिंदी में सुना है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूँ। इस लोक पहल के आभासी मंच पर इसका लाइव प्रसारण भी हो रहा है, यूट्यूब पर भी होगा, शुभंकर मिश्र जी जैसे। और हम लोग योगी आदित्यनाथ के लोग हैं, हम लोग योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों में विश्वास करते हैं और भारत का भावी भविष्य योगी आदित्यनाथ जी में देखते हैं। इसीलिए हमें आप उन्हें उसे प्रशस्ति गान कहिए या लोक की मंगल कामना की आकांक्षा के साथ जनता के मध्य पहुंचने का सदप्रयास कहिए, हम इस संवरण को छोड़ नहीं पाते हैं और बड़ी विनम्रता पूर्वक डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय विजय जी, श्री भावेश जी और डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। मुझसे आपने एक चर्चा की बात की है कि भारतीय मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की क्या दशा और दिशा है। जैसा कि आपने कहा कि ये एक वैचारिकी है और जैसा कि हम सब ने जाना कि ये हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इस वैचारिकी पर यहाँ जुड़े हैं। और जैसा आप त्रिपाठी जी ने भी फिर कहा कि इसमें कि हम तलवार के बूते नहीं आए हैं, हम धन के बूते नहीं आए, मन के बूते आए हैं। बिल्कुल सही बात है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति मन के बूते आई है और मन ही वो कैसा है जो हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोलती है, क्योंकि कहा भी गया है कि मन एव मनुष्याणाम बंधनम कारण मोक्ष योग। मन ही एक ऐसा है जो बंध हमारी मोक्ष, हमें उस संस्कार की ओर ले जाती है जिसके आधार पर हम नई सभ्यता और संस्कृति का और इस सनातनी संस्कृति का निर्माण करने में सफल रहे हैं। बहुत काम आपने आसान कर दिया मेरे लिए, क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि मैं यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को कहूँ कि हर काम देश के नाम, एक हमारे यहाँ पे एक नारा है, हमारे यहाँ पे एक उक्ति है और हम इस उद्देश्य पे चलते हैं कि जो भी हम काम करें वो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। और जिस तरह से आप लोग इस लोक पहल के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं, सरोकार के विषयों को उठा रहे हैं, उसके लिए आप सबको कोटिशः अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपने जोड़ा, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित और महसूस करता हूँ। विषय पर आता हूँ। आप सब लोगों ने मेरा काम आसान किया। आदरणीय विवेक मणि त्रिपाठी जी ने भी मॉरिशस के बारे में आपको संक्षेप में परिचय दिया। आदरणीय अखिलेश जी ने भी मॉरिशस की सभ्यता और संस्कृति की पृष्ठभूमि की एक झलक आपको उनसे मिल गई। जहाँ तक मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की बात है तो ये निश्चित रूप से हम यहाँ पर भाग्यशाली हैं, या मॉरिशस के लोग भाग्यशाली हैं कि वो हिंदू सभ्यता और संस्कृति के अनुयायी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कालखंड में, इतिहास के कालखंड में देखे तो सन 1834 से ये इतिहास चला है, जहाँ पर कि कुछ भोजपुरी भाषी लोग 1834 में एक 36 लोगों का एक टुकड़ी के रूप में यहाँ पर मॉरिशस पर आए थे और अपने साथ, जैसा कि आदरणीय अखिलेश जी ने भी कहा, विवेक मणि त्रिपाठी जी ने भी कहा कि रामचरितमानस लाए थे, राम कथा लाए थे और तुलसी माला लाए थे, महाभारत लाए थे और साथ में बाद में चल कर के एक सत्यार्थ प्रकाश भी उनके साथ था, जो कि उनको बाद में किसी ने दिया जाते हुए, जब एक उसका अलग एक प्रसंग है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत प्रचलित है। और सत्यार्थ प्रकाश और रामायण की बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लोग सत्यार्थ प्रकाश से इतने प्रभावित हैं कि आर्य समाज की एक समृद्ध परंपरा यहाँ पर आपको दिखती है, जो वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार की बात करता है। और मार्च जून के महीने में यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश माह मनाया जाता है। तो आपको इससे ये अंदाजा लग गया होगा कि हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ के स्वयं के लोग कितने सन्नद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और कैसे वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहाँ तक जनसंख्या की बात है तो ये सही है कि मॉरिशस में कम से कम जो भारतीय मूल के लोग हैं वो 68% हैं। बाकी क्रियोल भाषी लोग हैं 3%, चीनी जो भारतीय भाषा भाषियों में हैं जो 68% लोग भारतीय मूल के हैं, जो तमिल, तेलुगु, मलयालम और तेलुगु,
हिंदी इत्यादि भाषाएं बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है तो हिंदी यहाँ पर भोजपुरी भाषियों के आधार पर निर्मित हुई है। एक बड़ी विडंबना रही है, और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है कि कुछ लोग बाद में जो कि तमिल तेलुगु भाषी रहे हैं वो अपने आप को हिंदी से इतर मानते रहे हैं और आपको हिंदूतर मानते रहे। ये एक बड़ी चिंता की विषय शुरू में रहा है। लेकिन हालांकि सबके त्योहार, तीज त्योहार सब एक जैसे हैं, पर बावजूद वो अभी भी अपने आप को ये कहते हैं कि हम थोड़े से अलग हैं, और वो अपने आप को, और इसके आधार पर कई स्पीकिंग यूनियंस की भी स्थापना हुई है, जो लेकिन फिर भी जो मूल स्वर है उनका वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ही है। भाषा के नाम पे बेशक वो बोलबंद है, लेकिन उनके मूल स्वर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का है। हिंदू धर्म की ही बात करते हैं वो, और उसी तरह से समान रूप से, कमोवेश रूप से सब लोग एक ही तरह के, अलग अलग, जैसे कि हम भारतीय राज्यों में भी देखते हैं कि हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग परंपराओं से अपने देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, वो यहाँ भी देखी जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने मॉरिस नाम के राजा की बात की थी, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर एक लोक कथा भी प्रचलित है। वो हिंदू लोक कथाओं में मॉरिशस के बारे में एक अलग जिक्र आता है, एक अलग उल्लेख आता है, और वो मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा। थोड़ा सा अनछुआ पहलू है कि हिंदू कथाओं में मॉरिशस के नाम को मारीच देश से माना जाता है, जो राक्षसों के राजा मारीच के नाम पर रखा गया। हिंदू लोक कथाओं की ये श्रुति है जो मॉरिशस में प्रचलित है। माना जाता है कि मारीच और सुबाहु राक्षस थे और राक्षसी ताड़का के पुत्र थे। मैं इसको ऐसे उद्धृत कर रहा हूँ। हम सभी यहाँ इस बात प्रसंग से अवगत ही हैं कि जिसमें कि राम ने राक्षसी ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु का वध किया था, लेकिन गलती से उन्होंने मारीच की तरफ एक वक्र तीर चला दिया और तीर मारीच की छाती में लगा और उसने उसे सैकड़ों मील दूर समुद्र में फेंक दिया। अब इतिहास में ये दर्ज आख्यान, यदि रामायण का ये आख्यान यहीं पे वैसे समाप्त हो जाता है, पर यह लोक कथा के रूप में हिंदू लोक कथाओं में मॉरिशस में कैसे ये प्रचलित है, और उसके के आधार पर वो बताने का प्रश्न ये कोशिश करते हैं कि कैसे वो हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हैं। यहाँ पर ये लोक कथा के रूप में आगे इस तरह से बढ़ती है कि राम के बाण ने मारीच को मॉरिशस द्वीप पर फेंक तो दिया, और मारीच को जीवन दान मिल जाता है इससे, और वो एक साधु बन जाता है। उसने इस द्वीप पर एक आश्रम बनाया तथा अपने राक्षसी स्वभाव का त्याग करते हुए एक तपस्वी का जीवन जिया। वो अपनी पुरानी गलतियों पर पश्चाताप करता है और राम का परम भक्त बन जाता है। यह भी आगे कहा गया है कि लोक कथाओं में आगे यह भी चलता है कि जब रावण सीता का हरण करने आया तो उसने मारीच से सहायता मांगा। मारीच ने मना कर दिया और उसने स्वयं को राम के हाथों जो है मृत्यु स्वीकार करना कहीं उचित समझा। जब राम सोने के हिरण के रूप में मारीच का वध करते हैं तो मारीच ने अपने पापों को स्वीकार करता है, और श्रुति के अनुसार राम ने उसे वरदान दिया कि उसका द्वीप अब मारीच देश के नाम से जाना जाएगा। भारतीय एक दिन और साथ में ये भी श्रुति है, विश्रुत है यहाँ पर, कि राम ने आशीर्वाद दिया था कि इस द्वीप पर लोग रामायण लेकर आएंगे और राम का नाम पूरे द्वीप में गूंजेगा। मैं इस कथा को इसलिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग ये मानते हैं कि वे इस द्वीप पर अकारण नहीं आए थे। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि हम गिरमिटिया थे, कुछ कमाने के, आजीविका के लिए आए थे और किसी वजह से आ गए, बाद में बहुत पीड़ा और दर्द है। लेकिन उनका एक दार्शनिक पक्ष इसमें ये है कि वो अकारण नहीं आए थे, वो प्रभु श्री राम की इच्छा से आए थे। तो ये प्रश्न मॉरिशस वासियों के द्वारा जो है ये इस तरह की चीज है। और जब राम है तो फिर यही बात उठती है कि फिर जो है यहाँ पर राम है तो रामायण। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे राम, रामायण और इसके आधार पर कैसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास होता रहा। लेकिन कुछ पक्षों के आधार पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले जब आपने भाषा की बात की है, और जब हम यहाँ पर मॉरिशस में हैं, तो आप सब जानते हैं कि मैं विश्व हिंदी सचिवालय में हूँ, और ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ही देन है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है। हम सब मानते हैं कि जैसे भारत में हमने देखा कि विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर भारत में कई संस्थाएं हिंदी के क्षेत्र में काम करती है। लगभग केंद्र सरकार की ही संस्थाओं को देखें तो कम से कम 7 से 8 संस्थाएं हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। और वो न केवल कार्यालय में प्रगामी प्रयोग के लिए काम करती है, बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी
वो माध्यम परिवर्तन की दिशा में काम करते हैं। ये एक इकलौती संस्था है जहां पर ये मॉरिशस सरकार के और भारत सरकार का संयुक्त प्रयास है। ये इकलौती संस्था है कि मॉरिशस में रहते हुए वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार और उसकी आधारभूत संरचनाओं का विकास कैसे किया जाए, इस दिशा में काम करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब तक हम ये सोचते हैं, अक्सर हमारे दिमाग में जब हम हिंदी की बात करते हैं तो ये उठता है कि केवल ये भारत सरकार का मैंडेट हो सकता है। लेकिन ये एक अभिनव दृष्टिकोण यहाँ पर ये है कि यह न केवल भारत सरकार का हिंदी का प्रचार प्रसार मैंडेट है, एक उद्देश्य है, नहीं तो उद्देश्य है, बल्कि मॉरिशस सरकार भी उसी तरह से पूरे तन मन धन से इस दिशा में काम कर रहे। तो मेरा एक ये यहाँ पर ये कहने का मतलब था कि यहाँ पर हिंदी की बात जब हम करते हैं तो हिंदी एक बेहतर स्थिति में है और हिंदी लोग यहाँ बोलना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषियों की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा है। और लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पर जो पूरा का पूरा भाषिक सिनेरियो हम देखते हैं कि मॉरिशस में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैंने इस बात का पहले भी संकेत दिया और आप सब ने भी कहा कि माइग्रेशंस जो है, प्रवास अलग अलग तरह के राज्यों से भी, भारत के अलग अलग राज्यों से हुआ। गुजरात के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे और अलग अलग जगहों से आए। लेकिन हिंदी का प्रचार प्रसार जो हुआ है यहाँ पर, वो भोजपुरी भाषियों के प्रचार प्रसार से हुआ, जिसमें कि ज्यादातर आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश का है और कुछ बिहार के क्षेत्रों से कुछ लोग आए हुए हैं। इन छोटे से देश में लगभग लोग, अब जो है मॉरिशस में ये अनुमान लगाया जाता है कि जैसे कि भोजपुरी, अभी भी यहाँ पर जो मूल भोजपुरी भाषी लोग हैं वो कम से कम 32% लोग हैं जो भोजपुरी बोलने में अभी भी गर्व का अनुभव करते हैं। और यहाँ पर जब जनगणना होती है तो लोग मातृभाषा के रूप में, एक मुहिम है यहाँ की कि कैसे अपनी मातृभाषा के रूप में भोजपुरी को घोषित किया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भोजपुरी का इतना बड़ा तबका है तो इसके आधार पर एक जो है हिंदी का प्रचार प्रसार का होना स्वाभाविक है। लगभग ज्यादातर लोग, जहां तक हिंदू भाषियों की बात है तो 52% लोग यहाँ पे हिंदू हैं। और जो सबसे बड़ी आबादी है, मैं समझता हूँ कि हम जहाँ हिंदू आबादी वाले देश की बात करते हैं तो शायद हम तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है, और तीसरा देश है ये। और लेकिन जो अफ्रीकी देशों में ये हिंदू बोलने वाले हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है ये। तो इस तरह से है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में जब हम लेखन की बात करें, चाहे वो लेखन की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, तो दोनों ही स्तरों पर, आपने विवेक मणि त्रिपाठी जी ने इस बात का संदर्भ दिया था कि बैठकाओं का जिक्र किया, बैठकाओं का संदर्भ आया, निश्चित रूप से। और जब हम बैठकाओं की बात करते हैं तो बैठका एक अनौपचारिक शिक्षण का अंग है, जहां तक हम आप सब समझते हैं। बैठका जैसे गांव में भी बहिष्की और बहिष्कार जैसे शब्दों का प्रयोग हम जो बिहार के गांवों में प्रयोग करते थे, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बहिष्की, बैठक आदि शब्दों का प्रयोग होता था जब गांव के लोग चौपाल पे शाम को बैठते थे और आपस में चर्चा करते थे। तो ये कुछ वही संकल्पना यहाँ पर भी रही है। और जब लोग यहाँ पर आए बैठकाओं में, तो जब थक जाते थे और जब उनके ऊपर उत्पीड़न होता था, तो धार्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जाए, तो उनके लिए एक ही शब्द होता था जो कि मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा कि राम गति देहु सुमति। क्योंकि ये जो शब्द था, तुलसीदास की जो चौपाई थी, वो उनके लिए एक, समझिए तो जीवन के लिए, जीने के लिए एक जिजीविषा पैदा करता था। और वो अक्सर इस बात को चर्चा करते थे, इस पर विमर्श करते थे कि जैसे तैसे ये दिन भी बीत जाएगा। और उसमें यही बात बार बार आई और बाद में शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे जो ये बैठका रही, वो एक अनौपचारिक शिक्षण के रूप में यहाँ के लोग भोजपुरी और हिंदी के माध्यम से यहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार होता रहा। और इसके साथ साथ जब वो करते थे, जैसे हम लोग विद्यारंभ करते हैं, तो वैसे ये लोग भी एक पार्टी पूजा करते थे, पार्टी पूजा के आधार पर विद्यारंभ करते थे। मैं ये बताने के लिए, मेरा यहाँ पर ये उद्देश्य है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में, चाहे वो विद्यारंभ की बात हो, चाहे पढ़ने की बात हो, वो लगभग कमोवेश रूप से, थोड़े सा फर्क तो जरूर पड़ा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये लोग धीरे 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 भारत से कटते रहे हैं और परिवेश उनका थोड़ा बदलता चला गया क्योंकि अलग जगहों से भी माइग्रेशन यहाँ पर हुए। लेकिन कुल मिलाकर के कमोवेश उसकी आत्मा हिंदू भाषा और संस्कृति की ही रही और उनके अंदर में फिर भी भगवान श्री राम विद्यमान रहे।
इनके साथ में जहां तक मैं समझता हूं कि इसके अलावा यदि हम बात करें तो सभ्यता और संस्कृति की, जब हम बात करते हैं हिंदू सभ्यता संस्कृति की, तो सबसे पहले तो ये बात है कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। ये बड़े दोनों ही गूढ़ विषय है, गूढ़ संकल्पना है, क्योंकि सभ्यता का मतलब है कि जो है हमारे पास वो सभ्यता है। जो सभ्यता का मतलब होता है जो समाया हुआ है वो सभ्यता है, यानी जो हम शिष्टाचार करते हैं उसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो सभ्यता है। जो संस्कृति है वो हमारे अंदर निहित है। तो ये जो निहितार्थ है हमारा, वो संस्कृति जो है, जो गूढ़ संकल्पना संस्कृति की है, उसके आधार पर देखा जाए तो सभ्यता जहाँ जीवन का रूप है, उदात्त शैली है, वही संस्कृति हमारे जीवन का सौंदर्य है। तो जब हम मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो एक आम स्वर यहाँ पर बनता है, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बनता है। और इस तरह से लोग यहाँ पर जो है हिंदी भाषा, हिंदी सभ्यता, हिंदी संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार को करते हैं। इसके अलावा भी जहां तक हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो इनकी संस्कृति के बारे में, इसके अलावा भी लेकिन एक चीज यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि इनकी संस्कृति बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। ये पिछले 5 शताब्दियों से चूंकि अलग अलग सभ्यता संस्कृति का अमेलगमेशन रहा है, तो ये लेकिन प्रभावी हिंदू भाषा, हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति रही है। लेकिन यहाँ के लोगों में धीरे धीरे, चूंकि पाश्चात्य का भी प्रभाव रहा है इन पर और अपना भी भारत का भी प्रभाव रहा है, तो धीरे धीरे एक समावेशी संस्कृति के रूप में ये पनपता रहा है हिंदू सभ्यता संस्कृति, जिसमें कि जो हमारा जो सामाजिक समरसता का सिद्धांत है, सहिष्णुता का सिद्धांत है, वो सब कुछ इनके साथ में गाहे बगाहे, और समझिए कि जो उनकी सभ्यता और संस्कृति जो उन्होंने कहीं और से आयातित किया होगा, उसके साथ हमारी संस्कृति सभ्यता संस्कृति मिल करके एक बेहतर और एक नए परिदृश्य में आई है। लेकिन ये एक कल्चरल इंक्लूजन की बात करता है। तो इस तरह से यहाँ पर मॉरिशस में भारतीय सभ्यता संस्कृति पनप रही है। बहुभाषावाद तो है ही, साथ में मल्टीलिंगुअलिज्म है। जहां तक धर्म की बात है, आपने सही कहा कि यहाँ पर हर घर में आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा, मंदिर दिखता है। और जब मंदिर दिखता है तो उसके साथ में लोग, मैंने देखा कि जितने भी यहाँ घर है, जो डुप्लेक्स मकान इनके बने होते हैं, हर जगह पे बाहर में जैसे ही निकलेंगे तो सामने में, जैसे कि हम लोग गाँव में आंगन में तुलसी का पौधा लगाते थे, तुलसी चौरा कहते थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता होगा ये, लेकिन उसी तरह से इनके घर के बाहर में आपको एक मंदिर जरूर दिखेगा। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो मंदिर की एक बड़ी अच्छी परंपरा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि, और आप सबको पता भी होगा शायद, कि यहाँ पर एक रामायण सेंटर की स्थापना की गई है। राम नाम का वर्चस्व यहाँ इतना है और राम नाम के बारे में लोग इतने संवेदनशील हैं, सरोकारी हैं, और राम यहाँ के लिए वही हैं जो कि शाब्दिक अर्थों में राम शब्द का अर्थ है कि रमन्ते योगिनः अस्मिन् यदि रामः। जहाँ रमण करते हैं लोग वहाँ राम है, जहाँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यहाँ पर जो अभिचित्रण है, और उस आधार पर उनके लिए राम, इनके लिए एक त्राता, अभी भी तारनहार के रूप में जाने जा सकते हैं। एक समय था कि जब वो राम अपनी मजबूरी के लिए वो शायद उनके लिए भगवान का नाम जब किसी मुसीबत में होते हैं तब सुमिरन करते थे, लेकिन ये इन्होंने राम की जो परिपाटी है, जो राम की जो एक परंपरा है, उसको लेकर के वो आज तक विद्यमान रहे हैं। और रामायण के लिए बहुत बड़ा सेंटर है, और ये सेंटर कोई अनौपचारिक रूप से निर्मित नहीं है। इसके लिए मॉरिशस सरकार ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया है और उसके आधार पर एक मॉरिशस सेंटर की स्थापना की गई है। मॉरिशस का ये रामायण सेंटर राम के बारे में अनुसंधान कार्य करता है, किताबों का प्रकाशन करता है, और राम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, राम की जो दर्शन है, जो राम का दर्शन, जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति का दर्शन है, उनके उदात्त पक्षों को कैसे परिभाषित करता है, उसके बारे में कई बार परिचर्चाओं का भी आयोजन करता है। एक अच्छी बात यह है कि जब पिछली बार अभी हुआ था कि वो रामायण के विभिन्न पात्रों को के ऊपर एक विशेष रूप से हर पात्र के ऊपर एक किताब की रचना कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम सब जानते होंगे कि राम के बारे में उन्होंने पुस्तक लिखा है। अभी उन्होंने एक लक्ष्मण गुण गाथा, जो उनके विनोद बाला अरुण जी हैं, तो उनके संपादकत्व में एक लक्ष्मण गुण गाथा किताब का विमोचन हुआ है। मैं उसका पुस्तक परिचय देने गया था, और वो इस तरह से लगता है शत्रुघ्न पर किताब की रचना कर रहे हैं, और जितने भी राम के पात्र हैं
उनके महनीय पक्ष हैं, उनके बारे में और शोधात्मक रूप से उसका जो है ना पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है। साथ में ये जो जब मैं कहता हूं कि जब विधेयक के द्वारा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसको सरकारी सहयोग प्राप्त है और सरकार भी चाहती है कि राम यहाँ के कण कण में जो विद्यमान है वो घर घर तक और जो अगली पीढ़ी तक ये बात राम की सब जो दर्शन है, राम का जो दर्शन है वो अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचे। इसके लिए सरकार, हम सब और जितनी भी संस्थाएं, जितनी भी हिंदी स्पीकिंग यूनियन है, तमिल स्पीकिंग यूनियन है, और सबसे अच्छी बात है कि ये तमिल हिंदी यूनियंस, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के अलावा यहाँ पे एक संस्कृत स्पीकिंग यूनियन भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हिंदी, तमिल, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए काम करते हैं। उसी तरह से संस्कृत स्पीकिंग यूनियन के लिए भी यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग संस्कृत को भी प्रोत्साहित करने के लिए उसी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो जब इन भाषाओं के आधार पर लोग एक नई पीढ़ी में कैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति आए, इसके लिए विभिन्न स्पीकिंग यूनियन काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। विश्व हिंदी सचिवालय के माध्यम से हम हिंदी को लेकर के और जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार इन तक कैसे पहुंचे और वैश्विक स्तर पर कैसे पहुंचे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जहां तक आप, फिर से मैं वही बात कहूंगा, रामायण एक सेंटर, तो एक शोध संस्था के रूप में है, लेकिन जहां आस्था का प्रश्न है, मंदिरों की स्थापना आप देखेंगे तो आपको हर जगह यहाँ पर मंदिर दिखेंगे, जो देवालयों के स्थान दिखेंगे। और उसके आधार पर यदि मैं मंदिरों के नाम बताऊं जो प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ के, उसमें आपने सुना होगा, गंगा तालाब का नाम सुना होगा, माहेश्वर नाथ शिव मंदिर का नाम सुना है, सागर शिव मंदिर है, श्री प्रसन्ना वेंकटेश्वर मंदिर है, शिव शक्ति मंदिर है, श्री शुभ सुब्रमण्यम मंदिर है, पांडुरंग क्षेत्र मंदिर है, सांकलिंगम मीनाक्षी कोविल मंदिर है, हरे कृष्ण इस्कॉन मंदिर है, हरिहर देवस्थान मंदिर है। मैं इन मंदिरों के नाम आपको कह रहा हूं कि ये बड़े प्रसिद्ध मंदिर है। और जब मैं इन मंदिरों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम मंदिर आए तो सिर्फ मंदिर नहीं आया, इसके साथ में वहाँ का परिवेश, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, उनके दर्शन, वो सारे इसके साथ मंदिरों के माध्यम से आए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे इसमें दिखता है कि जो हिंदू स्थापत्य कला है, जो भारतीय स्थापत्य कला है इन मंदिरों के माध्यम से, वो भी यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा। एक तरफ जहाँ पे उत्तर भारत की मंदिरों की स्थापत्य कला जो नागर शैली है वो दिखेगा, तो दूसरी तरफ द्रविड़ियन शैली है वो दिखेगा। और दोनों के बारे में दोनों अलग अलग तरीके से, लेकिन सब जगह जो मैं देख रहा हूँ कि इनमें कहीं पे आपस में कोई बिखराव और अलगाव नहीं है, एक सामाजिक समरसता, सहिष्णुता है। और इन दोनों के बीच में जब सारे लोग मिलते हैं तो उसके साथ में एक समावेशी और सहिष्णुता का वातावरण यहाँ बनता है। और इस आधार पर लोग, लेकिन यहाँ के लोग, एक बात है कि जैसे कि गंगा तालाब है, यहाँ पे सबसे ज्यादा, यदि मैं कहूंगा तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ भगवान शिव को मानते हैं, गंगा के बारे में मानते हैं कि गंगा के लिए उन्होंने एक जगह पे गंगा तालाब का निर्माण किया जहाँ गंगा से पानी लेके आए हैं। उसी तरह से जहाँ पे आप कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मंदिर में विष्णु के अवतार की चर्चा की गई है, युद्ध के देवता जो शिव सुब्रमण्यम मंदिर है उसमें युद्ध के देवता मुरुगन की बात की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर हम पौर्वात जो हमारा उत्तर भारत की शैली है, मंदिर की स्थापत्य कला वो आई है, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति, पूजा अर्चना की शैली आई है, वो दर्शन आया है, उसी तरह से दक्षिण भारत की भी शैली यहाँ पे दिखी है। तो एक तरह से यदि आप देखेंगे तो पूरा का पूरा समग्र भारत दिखेगा। जब हम कहते हैं भोजपुरी की बात करते हैं तो एक कहीं न कहीं मन में ये प्रश्न उठता है कि कहीं एक उत्तर भारत का प्रभुत्व तो नहीं है। ऐसा नहीं है। मॉरिशस में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का समान प्रभुत्व देखता है। और इस तरह से जो एक समेकित संस्कृति, हिंदू संस्कृति बनती है, वो निसंदेह यहाँ के लिए काबिले तारीफ है। इस तरह से जो कुछ और चीजें हैं कि, और जैसे कि आप त्योहारों की बात आप कर रहे थे, तो जी हाँ, बिल्कुल त्योहार यहाँ बड़े ही उत्साह से मनाए जाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, महाशिवरात्रि हो, गादी हो, गणेश चतुर्थी, अभी भी हमने अनंत चतुर्दशी भी यहाँ पर मनाया है। और इन सब में उत्सव धर्मिता यहाँ के लोगों को देखते ही बनती है। जैसा लेकिन यहाँ पर एक और खास बात है कि लेकिन यहाँ पर कि हर लोग अपने अपने धर्म और अपने अपने संस्कार के लिए मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश को यहाँ पर इन्होंने एक तरह से रेगुलेट किया हुआ है।
ऐसा नहीं है कि हर चीज के, जैसे कि हम लोग वहां पर एक परंपरागत रूप से मनाते हैं और उस पर करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर धर्म के लोगों के लिए इन्होंने राष्ट्रीय अवकाश के लिए निश्चित कर दिया कि इतने ही बनेंगे। लोग यहाँ बड़े खुशी से गणेश चतुर्थी मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन पर अवकाश नहीं था। लेकिन उत्साह लोगों में कहीं कम नहीं दिखेगा आपको, और वो सब लोग एक पूरी उत्सव धर्मिता, जैसे कि मैं जब यहाँ पर था तो जब गणेश की पूजा हो रही थी तो यहाँ के लोगों का उत्साह और परंपरा, वो सब कुछ मुझे लगता था कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं भारत से कहीं अलग आया हूँ, और भारत से कहीं पूजा की अर्चना की शैली, लोगों के बात विचार की शैली, लोगों के सोचने का तरीका, भगवान को लेकर आराधना अर्चना करने का तरीका, उन सब में कोई विशेष अंतर आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। युवा मॉरिशस के जो, जहाँ तक युवाओं की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सबके लिए। देखिए हुआ क्या दरअसल कि जैसे तीसरी चौथी पीढ़ी अब मॉरिशस के लोगों की यहाँ पर है जो भारत से लोग आए थे, तो धीरे धीरे ये एक चिंता का विषय जरूर है अभी भी कि धीरे धीरे जो एक गैप बढ़ता जा रहा है, एक अंतराल बढ़ता गया। जो पहली पीढ़ी होगी, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में हैं और यदि आप कहीं दूसरी जगह चले गए तो आप ज्यादा नॉस्टैल्जिक होंगे, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियों में दूरी बढ़ती जाएगी तो फिर नॉस्टैल्जिया कम होने लगता है। तो ये एक प्रश्न है कि हिंदी को, हमारी कोशिश ये है और हम सब की कोशिश ये है कि हिंदी को कैसे युवाओं में एक वैकल्पिक माध्यम के रूप से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वाहक के रूप में विकसित किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे हम उन युवाओं तक पहुंचे, जो उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो क्रियोल के लिए अब ज्यादा करते हैं, इनकी अपनी भाषिक नीतियां कुछ बन रही हैं जिस आधार पर है। तो इस आधार पर भी हमें कुछ सोचने की जरूरत है कि क्या हम करें, कि कैसे हम इन युवाओं को भी अपने साथ में, क्योंकि युवा जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये प्रश्न उठता है कि जो धर्म और आध्यात्म, इन दोनों में ही ये अब जो है धर्म की बात करते हैं, लेकिन एसेंस उसको लेकर के, जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति का एसेंस है, उसको लेकर के ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो उसके अलावा भी यहाँ के लोगों में एक जो है बौद्धिकता आती जा रही है धर्म के साथ में। तर्क तो है, पर बावजूद जब इनके धर्म मनाने का, इनके जो धार्मिक त्योहारों का मनाने का तरीका है वो बिल्कुल परंपरागत है। तो इस तरह से है कि एक सामान्य इनके पास भावना है। जहां तक खान पान की बात करेंगे, खान पान एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि खान पान के आधार पर भी सभ्यता और संस्कृति का एक प्रवाह होता है, और खान पान में भी इनको जो भारतीय व्यंजन अच्छे लगते हैं। भारतीय रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, बहुत प्रचलित हैं। लोग, मॉरिशन लोग भी यहाँ पर भारत के खान पान से बहुत प्रभावित हैं और भारत को एक बड़े ऊंची नजरों से यहाँ पर लोग देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज है कि क्या होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि सभ्यता और संस्कृति का जो प्रश्न है, चाहे वो हिंदी के माध्यम से है, चाहे वो संस्कृत के माध्यम से है, चाहे त्योहारों के माध्यम से है, चाहे जो है एक वैचारिक आध्यात्म के माध्यम से है, हिंदी और भारतीय सभ्यता और संस्कृति यहाँ सुरक्षित है, बेहतर स्थिति में है और धर्म और जातियों के मुकाबले, और मुझे जाति नहीं कहना चाहिए, मुझे उन और धर्म और उनके अनुयायियों के मुकाबले यहाँ पे जो है बेहतर स्थिति में है। और लोग अभी भी उसी परंपरा, उसी रिवाज के साथ में जो है अपने धर्म का पालन करते हैं। बहुत बड़ा हिंदी के माध्यम से एक और प्रश्न उठता है कि जो डायस्पोरिक लिटरेचर है उसमें भी हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति का काफी प्रचार दिखता है, आता है, उनको दिखा है। जैसे कि जो डायस्पोरा के लिटरेचर है, इनकी मूल स्वर वाले की तो रहे हैं कि इनको, कि जैसे उनमें उत्पीड़न का प्रश्न उठा है, लेकिन साथ साथ में उसमें कई जगह पे भगवान के बारे में भी, जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति के भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं। तो इस आधार पर भी, जैसे कि हम अभिमन्यु अनति जी की बात करें, ब्रजेंद्र मधुकर, मंगर भगत की बात करें, इन सब ने उसी शैली में, जिस तरह से हमारे यहाँ पे गंगा का स्तुति की गई है, गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है, जिस तरह से हम नमामि गंगे की बात करते रहे, तो वहां पर भी मॉरिशस के लोग भी उसी नमामि गंगे शैली में गंगा की उसी तरह से स्तुति करते हैं, उसी तरह से सभ्यता और संस्कृति का गान इनके डायस्पोरिक लिटरेचर में देखने को मिलता है। तो एक मोटे तौर पे यदि मैं कहूँ, आप सब लोग, चूंकि आजकल नेट का जमाना है तो सबको सब कुछ पता है, अब ऐसी कोई बात रही नहीं
कि मैं कुछ आपको अलग बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मॉरिशस का संदर्भ है, जो मैं यहाँ पर देखते हुए और जो मैंने अनुभव किया है, उसमें एक समावेशी संस्कृति है और इनके लिए जो धर्म है एक तरह से अब कर्तव्य की बात है। वो उसको मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं, उत्सव धर्मिता उसमें दिखती है और साथ में जो धार्मिक जो स्क्रिप्चर्स है, हम इसकी भी बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद यहाँ पर इनकी क्रियोल भाषा में हो। तो इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। हम इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज है, उसको हम यहाँ पर पाठ्यक्रमों में यदि शामिल हो तो कैसे हो। दूसरा जो प्रश्न उठता है कि जैसे कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस तरफ भी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी भाषा के लिए एक औपचारिक शिक्षण में तो हिंदी है ही, लेकिन अनौपचारिक शिक्षण में हिंदी को कैसे और सबलित और समृद्ध किया जाए, ताकि जो लोग अनौपचारिक रूप से हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए हम क्या कुछ कर सकें। तो बतौर एक भारत सरकार की तरफ से एक नुमाइंदगी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो बतौर इसके लिए मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है और हम सब की जो यहाँ भारत मूल के लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय अधिकारी हैं, उन सब के लिए यही है कि इंडियन ट्रेडिशन एंड नॉलेज जो हमारा है, उसको कैसे हम यहाँ पुनः एक बार अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के माध्यम से और जो उनकी जो थाती है, उनमें कैसे एक साझी संस्कृति और साझी विरासत के रूप में हम प्रस्तुत करें। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही इस विचारकी में। मुझे लगता है कि एक भविष्य सुरक्षित है और आप सब लोगों ने मुझे इस अवसर पर बुलाया, आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। गूगल पर सारी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन समस्या निर्वचन की है। जब संवाद व्याख्या के स्तर पर आता है, निर्वचन के स्तर पर आता है, विश्लेषण और मीमांसा के स्तर पर आता है, तो हम ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो अभी पितृ विसर्जन होगा, हमें तर्पण करना भी आता है और हमें चेतना को जागृत करना भी आता है। या देवी सर्वभूतेषु चेतना विधीयते। तो वो चेतना हमारी विलुप्त भी होती है, ये भी हमें ज्ञात है। तो हम चैतन्य होने की प्रेरणा भी माँ परम्बा से मांगते हैं। और भारत एकलौता देश है जो स्त्री को देवी भी मानता है और पुरुष और स्त्री के साहचर्य से इस संस्कृति का संवहन होता है। आपने संस्कृति और सभ्यता के सूक्ष्म अंतर का भी विश्लेषण किया। सभ्यता एक स्थूल रूप है, तो संस्कृति उसकी सूक्ष्मता है और सूक्ष्मता सहजता से संप्रेषित नहीं हो पाती है। उसके लिए आप ही जैसे महनीय विद्वान जब उसे स्पंदित करते हैं और शब्द शब्द मस्तिष्क तक लेके जाते हैं, तब वो झंकृत हो पाती है, तब वह अवचेतन से चैतन्य का विषय बन पाती है। हम तो आपको आकाशवाणी से सुन चुके हैं, हम आप सब आपके हम लोग फैन रह चुके हैं। और भोजपुरी और भाषा भाषा का प्रश्न और हिंदी का प्रश्न कितना कितना बड़ा प्रश्न है। अंग्रेजी से कोई घृणा नहीं है, तमिल से कोई घृणा नहीं है, किसी प्रकार का दुराव और बिलगाव नहीं है। लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से हम कह सकते हैं कि केवल और केवल हिंदी और संस्कृत के पास सामर्थ्य है। भोजपुरी के जयशंकर प्रसाद कहलाते हैं भोलानाथ ब्रह्मरी। मैं तो राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर हूं, तो बहुत साहित्य में दखल नहीं रखता, लेकिन उन्होंने एक जगह लिखा है, जय जय हिंदी बिंदी लीलार के, जय जय भोजपुरी गीत हर श्रृंगार के। तो जो बोलियां हैं, जो मातृभाषा है और जो हमारी संपर्क की भाषा है, भाषा में सभ्यता और संस्कृति को भाषा और संस्कृति के संवहन करने का माध्यम है। कितना भी हम धोती कुर्ते से जींस पर आ गए हैं, हमने अपनी चुटिया जरूर छोटी कर ली है, लेकिन वह भाषा का ही तत्व है, वह राम की मर्यादा ही है, कृष्ण का विवेक और शंकर का उत्कर्ष ही है, शंकर का मानस ही है, जो आज भी जीवंत स्वरूप में हिंदुस्तान में व्याप्त है और हजारों साल तक से वह अपने स्वरूप को जीवंत बनाए हुआ है, सभ्यता और संस्कृति। तो उसका कारण तुलसी है, सूर है, कबीर हैं, लोक कवि हैं, मैथिल के कवि हैं और मागधी के कवि हैं। तो भाषा के बिना राष्ट्र का सहारा, राष्ट्र का स्पंदन नहीं होता। और आप तो हिंदी के सेवक हैं, हिंदी के पुजारी हैं,
हिंदी के उपासक हैं, हिंदी में ही हिंदी के आप आत्मा हैं, क्योंकि आप बड़े उद्घोषक भी रहे हैं। तो जब तक भाषा पर विमर्श नहीं होगा और जब तक भाषाएं यह हमारी प्रत्याशा है कि भाषा की उपलब्धता, शब्द सीमित हो सकते हैं, बहुत शब्द विलुप्त हो सकते हैं, लेकिन भाषा का गंगा से गंगोत्री तक का, गंगोत्री से और गंगा सागर का यह प्रवाह जब तक कलकल छलछल बहता रहेगा, तब तक मॉरिशस में तो है ही है सुरक्षित। और हम तो उस देश के वासी हैं जब जानते हैं कि पाषाण पर जलाभिषेक करने से पाषाण प्रसन्न नहीं होता है, हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और आपने संकेतों में कहा कि हम वो भारतीय हैं जो हमने ईश्वरीय प्रेरणा से मॉरिशस में पहुंचने की परिकल्पना कर ली, और फिर मॉरिशस में वही गंगा, वही आस्था, वो गंगा का तालाब है, शंकर की उपासना है, वही स्थापत्य है। जरूर पीढ़ियों के बाद का कुछ पीढ़ियां दूसरी पीढ़ी में जाती है तो कुछ संक्रमण और संकट के बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन ये भारत है और भारत की संस्कृति है, कभी रुकना जानती ही नहीं है, जिसका नाम ही निरंतरता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले पाथवे के लिए। भारत और मॉरिशस की सांस्कृतिक समानता असमानता में आपने भारत को ढूंढा, आपने संस्कृति और सभ्यता के बिंदु को पहचान की, साहित्य में भाषा की क्या ऊर्जा है, क्या उसकी गत्यात्मक ऊर्जा है, उसका विमर्श किया। आपको यह पूरा लोक पहल परिवार, आप अपने से दूर नहीं है, आपको अपना ही मानता है, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार और स्वागत करता है। हमारे लोक पहल की एक मान्य परंपरा है कि हम अपने अतिथि का धन्यवाद ज्ञापन विधिवत रूप से करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास विभाग के आचार्य डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर शुभंकर मिश्र का विधिवत ज्ञापन, धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। डॉक्टर भावेश जी। धन्यवाद अखिलेश सर। आज लोक पहल के द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में आज मॉरिशस में भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण विषय पर हमें डॉक्टर शुभंकर मिश्र, जो विश्व हिंदू सचिवालय मॉरिशस में उप महासचिव हैं, का पाथेय प्राप्त हुआ। और सबसे प्रमुख जो आज के इस पूरी परिचर्चा में आपने हर काम देश के नाम और मोक्ष का द्वार खोलती भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति के साथ जो आपने अपना यह पाथेय प्रारंभ किया, निस्संदेह रूप से वह भारत में बैठे सभी भारतीयों और हिंदुओं के लिए एक बड़ा ही गर्व का विषय रहा। भारतीय, जो कि आपका ये कहना है कि 68% जो लोग हैं वो हिंदी और भोजपुरी बोलने वाले हैं मॉरिशस में, तो और उसके साथ ही साथ तमिल, तेलुगु, अन्य भाषाएं भी हैं, लेकिन ये सभी भले ही भाषाएं अलग अलग, लेकिन इनके द्वारा जो कार्य है वो पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति को और अधिक मजबूत बनाने वाला ही प्रयास है। यह एक बहुत ही सुंदर तथ्य था जो आपके पाथेय के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुआ। रामायण का उल्लेख करते हुए, जो कि हिंदुओं के लिए एक अंतरात्मा को मजबूत करने वाला न केवल साहित्य है बल्कि वह हिंदुओं की जीवन जीने का आधार है, और उस रामायण के मारीच प्रसंग के साथ आपने मॉरिशस के विषय में जो तथ्य स्पष्ट किए वह बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बड़े ही बोधगम्य भाषा में आपने उसको प्रस्तुत किया, जो हमारे सभी श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है। मॉरिशस के लोगों का जो दार्शनिक पक्ष है उसको स्पष्ट करते हुए आपने बताया कि वे गिरमिटिया मजदूरों की भांति नहीं आए हैं, बल्कि उनके आने का जो कारण है वह भगवान श्री राम के द्वारा प्रदत्त एक आदेश है, जिस आदेश के माध्यम से वे आए और अपने साथ वे श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म की पुस्तकों के साथ मॉरिशस में गए। यह निस्संदेह रूप से हिंदुओं के लिए गर्व के तथ्य है, और साथ ही साथ यह स्पष्ट करता है कि मॉरिशस के प्रत्येक कण में भारतीय संस्कृति, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसका उसे बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने स्थापित किया। भारत सरकार और मॉरिशस की सरकार का सम्मिलित प्रयास विश्व हिंदू सचिवालय, जो कि वहां पर हिंदी के प्रचार प्रसार को, जो कि आपने पहले बताया कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों के कारण
वह पहले से ही बड़ी मजबूत स्थिति में है, और उसको और अधिक लोकप्रिय बनाने, उसको और अधिक विकसित करने, उसको और अधिक प्रचार प्रसार के लिए आपके विश्व हिंदू सचिवालय के द्वारा वहां पर कार्य किया जा रहा है। 52% की वहां पर जो आबादी है वो हिंदुओं की आबादी है, और उसमें लगभग 32% लोग जो है वह विशुद्ध रूप से हिंदी बोलने वाले या भोजपुरी भाषा का प्रयोग करने वाले लोग। जो हमारे गांव की संस्कृति रही है बैठका की, उस बैठका के माध्यम से जो वहां पर हिंदी का प्रसार हुआ, पाठी पूजा के माध्यम से जो वहां पर विद्या प्रारंभ करने का जो एक प्रचलन है, यह सब केवल मॉरिशस की संस्कृति नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट करती है कि मॉरिशस में जो संस्कृति विकसित हुई वह विशुद्ध रूप से हमारी भारतीय संस्कृति का ही एक आयाम है, और जो मॉरिशस की संस्कृति के साथ मिलकर बहुआयामी हो गई। इसमें आपके द्वारा यह भी हमें स्पष्ट किया गया कि मॉरिशस में अब अनेक प्रकार की और जो सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं वो पुष्पित पल्लवित हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो प्रभावी है वो भारतीय संस्कृति ही रही। बहुभाषावाद हो गया है, लेकिन अभी भी वहां पर हिंदी भाषा का ही एक तरीके से हम देखते हैं कि प्रभुत्व भी है, और भले ही क्रियोल वहाँ की अपनी भाषा है, लेकिन उसके बावजूद जो हिंदी भाषा है उसका बहुत अधिक वहां पर प्रसार हो रहा है। ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आपके द्वारा यह बताया गया कि किस तरीके से उत्तर भारत की जो नागर शैली है स्थापत्य कला की, और दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है स्थापत्य कला की, उसके दोनों का सम्मिलित रूप से वहां पर प्रचलन हुआ, और स्थापत्य कला को विकसित करते हुए वहां पर भगवान शिव की, श्री राम की, विष्णु अवतार की, मुरुगन की अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया है, पांडुरंग की मंदिरों का निर्माण किया गया है। जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो फैली हुई पूरी भारतीय संस्कृति है, उसके अलग अलग आयामों को वहां पर स्थापित कर रही है, लोकप्रिय बना रही है, और जनमानस अपने प्रतिदिन के जीवन में उस संस्कृति को आत्मसात करके जी रहा है। मॉरिशस सरकार की संसद द्वारा स्वीकृत रामायण सेंटर की स्थापना, ये बिल्कुल ऐसा ही सुनने में लग रहा है जैसे कि भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के केंद्र भारत में स्थापित होते हैं। तो ये बड़े गर्व का विषय है कि प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र रामायण का एक इतना बड़ा केंद्र वहां पर स्थापित किया गया है, और रामायण की विभिन्न जो आयाम है उस पर शोध और अध्ययन हो रहा है। लक्ष्मण गुण गाथा जो पुस्तक का प्रकाशन अभी मॉरिशस में हुआ है, यह भारतीय संस्कृति को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही साथ यह प्रत्येक भारतीय के लिए बड़ा ही हर्ष का और बड़ा ही गर्व का विषय है। भोजपुरी, तमिल, संस्कृत स्पीकिंग यूनियनों का निर्माण, गंगा तालाब जैसे स्थान का निर्माण, हरे कृष्ण इस्कॉन मंदिरों का निर्माण, यह भारतीय शैली, भारतीय संस्कृति और सनातन का वहां पर एक जो प्रभुत्व है उसको स्पष्ट कर रहा है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य आपने बताया कि चाहे वो अनंत चतुर्दशी हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वह दशहरा हो, या अन्य जो भारतीय त्योहार हैं, भारतीय जो समाज में मनाए जाने वाले पर्व हैं, उन पर्वों को भी विधिवत और लगभग मिलती जुलती शैली में मॉरिशस में मनाया जा रहा है। हिंदी को युवाओं में लोकप्रिय बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और धर्म के साथ साथ तर्क और बुद्धिवाद जो वहां पर विकसित हो रहा है, उसके बाद भी अभी हिंदी जो है वह वहां पर एक प्रधान भाषा के रूप में स्थापित है, और भारतीय खान पान, भारतीय परंपराएं, भारतीय लोक जीवन, भारत के जो हमारी जीवन शैली है, उसकी पूरी स्पष्ट छाप मॉरिशस में दिखाई पड़ रही है। प्रवासी साहित्य जो है उसमें भी अभी हिंदू संस्कृति का असर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीकों से हिंदी भाषा को मॉरिशस में स्थापित करने का पूरा प्रयास जो है वह विश्व हिंदी सचिवालय और अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। ये निस्संदेह रूप से हमारे आज के श्रोताओं के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसके लिए हम लोक पहल की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस लोक पहल की इस पूरी परिचर्चा को का संचालन करने के लिए डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी सर का जो सहयोग रहता है, सहयोग वो अकथनीय सहयोग है, उसके डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी सर को भी बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद है। लोक पहल आज इस रूप में है, इसके लिए प्रोफेसर आलोक चौहान सर, हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर, आनंद पटर्जीकर जी, डॉक्टर बी एल आर्या जी, और हमारे तकनीकी जो सहयोगी हैं, जिनके माध्यम से यह पूरा का पूरा कार्यक्रम संभव हो पाता है,
तनिष्का जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लोक पहल के आज के कार्यक्रम में जितने भी हमारे श्रोता गण हैं उपस्थित, उन सभी का मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अखिलेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस आभासी मंच को सजाने के लिए कनिष्का वशिष्ठ जी का बहुत बहुत आभार। हमारे लोक पहल के संयोजक जो लगातार बैठे हुए हैं विभिन्न, मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत ही कीमती होता है संघ की दृष्टि से, लेकिन आप भी अनवरत डॉक्टर शुभंकर जी को सुन रहे हैं और बने हुए हैं। मॉरिशस से भी मैं देख रहा हूं कि फेसबुक लाइव पर श्रुति रघुनंदन जैसे लोग जो इस लोक पहल पर भी जिनका पाथेय हो चुका है वो लोग भी सुन रही हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित लाइव और इस छोटे से मंच पर उपस्थित सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। और विशेष आभार, आत्मीय आभार जो अपने हैं, आभार कहना ठीक नहीं होगा, डॉक्टर विवेक मणि जी का, कि इतना कीमती समय हमें देते हैं, आज भारत की वसुंधरा पर आए हैं, उसका स्पर्श कर रहे हैं और उस संस्कृति का सुगंध भी ले रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार। और शुभंकर मिश्र जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और आत्मीय आभार इस बहुत सुंदर पाथेय के लिए। आज संस्कृति पर, मॉरिशस में भारत की संस्कृति पर आपका विमर्श अत्यंत प्रासंगिक है और उसी बहाने आपने भारत की संस्कृति और सभ्यता की भी मीमांसा की है, उसकी शल्य क्रिया की है। एक थोड़ा सा एक प्रश्न भी उठाया है और वो प्रश्न हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पीढ़ियों का अंतरण हो तो क्या पीढ़ियों के अंतरण के साथ हम भूल जाएंगे अपनी सभ्यता और संस्कृति को। तो सविता तिवारी जी हैं, मॉरिशस में ही है, वो बता रही थी कि पूरे मॉरिशस में, भारत में वो नहीं है, भारत में हमारे माननीय पूर्व प्रचारक, संघ के बड़े वरिष्ठ प्रचारक गोविंदाचार्य जी इटर्नल हिंदू, शाश्वत हिंदू एक संगठन चला रहे हैं नवीन, वो 2 घंटा मंदिर के नाम चल रहा है। और मॉरिशस का वो सौभाग्य है कि मंदिर के नाम अपना हम समय समर्पित करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, अपने संयोजक जी का, शुभंकर जी का, डॉक्टर विवेक मणि जी का, डॉक्टर भावेश जी का, आशुतोष प्रताप सिंह जी का, ममता कुमारी का, डॉक्टर ममता कुमारी जी जो हमारी बहुत ही सहयोगी हैं और हमारी बहुत ही प्रिय बहन है दिल्ली से, इनका भी जुड़ी हुई है, इनका भी बहुत बहुत, माधुरी कौशिक जी, महेंद्र यादव जी, रोली सिंह यादव, संदीप कुमार, उपेंद्र यादव, सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको पुनः एक बार अनेक प्रणाम कि आप आज सहज ढंग से हम लोगों को इतने अमूल्य अपने विचारों से हमें अभिसिंचित किया है, हमें प्रेरित किया है, हमें एक नई ऊर्जा प्रदान की है। इसलिए बहुत बहुत सर आपका आभार, आपने कीमती समय हम लोगों को दिया।